अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ वक्फे के बाद मैं आपके सामने किताब दोस्त सीरीज़ में एक और नावल के साथ हाजिर हूँ और ये नावल है मशहूर रूसी मुसन्निफ अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन का और इसका नाम है वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच या इवान डेनिसोविच, जिसको इवान डेनिसोविच की ज़िंदगी में एक दिन इसका एक तर्जुमा हो सकता है। और ये 1962 का नावल है और अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन जो हैं वो बहुत सी मशहूर किताबों के मुसन्निफ हैं, जिसमें द गुलाग आर्किपेलागो, कैंसर वार्ड और कई और किताबें बहुत मशहूर हैं। और इनसे ये बात मंसूब की जाती है कि इन्हीं की वजह से मगरिब में काफ़ी हद तक मालूमात इस चीज़ के बारे में फैली और इस चीज़ के बारे में आगाही इन्होंने फैलाई कि स्टालिन के दौर में जो लेबर कैंप्स थे, जहाँ पे बहुत से लोग मुक़य्यद किए गए मुख्तलिफ सज़ाओं के ज़ुमरे में और उनकी परसिक्यूशन हुई, वो इनकी किताबों की वजह से मालूमात जो थी वो मगरिब में पहुंची। बल्कि ना सिर्फ ये कि रूस के अंदर भी ठीक ठाक तहलका मचा और काफ़ी तशवीश और काफ़ी सनसनी फैली। ये भी कहा जाता है कि निकिता खुरुशेव के ईमा पे और उनकी तायद से और उनकी सपोर्ट से, आनत से ये किताब छपी, अ डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच। और इसका मकसद ये था कि स्टालिन के ज़माने में जो चीज़ें हो रही थीं उनको एक्सपोज किया जाए। लेकिन बहरहाल ये आला अदब है और बाद में बहुत से शवाहिद ऐसे मिले जिनसे पता चला कि इसमें जो बातें कही गई हैं वो हकीकत पे मबनी हैं और वाकई ये जुल्म हुआ और बहुत से लोगों को गुलाग्स में भेजा गया, जो ज़माने के हुकूमत खाने और जो कैद खाने और लेबर कैंप्स थे और दूर अफ्तादा इलाकों में और बिल्कुल वीरान इलाकों के अंदर इन लोगों ने कैदोबंद की सऊबत जो थी वो बर्दाश्त की। मुसन्निफ अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन जो थे वो दूसरी जंग अजीम में बाकायदा एक फ़ौजी थे और उन्होंने बहादुरी के मेडल भी जीते और उनका जो करियर बहुत अच्छा था। लेकिन फिर एक ज़ाती ख़त में स्टालिन के ऊपर तनकीद करने की पादाश में उन्हें 8 साल के लिए एक ऐसे ही लेबर कैंप में भेजा गया और फिर उसके बाद उन्होंने 3 साल की जलावतनी जो थी उसका भी सामना किया। 1974 में उन्हें रूस से निकाल दिया गया और उन्होंने बहुत अरसा पहले जर्मनी फिर अमेरिका में गुजारा, बाद में फिर वो वापस रूस भी आए। 1970 में उन्हें नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर का अवार्ड भी दिया गया। बड़ी भरपूर उनकी ज़िंदगी थी और बहुत से लोगों को उन्होंने मुतासिर किया और बड़ी बाकमाल उन्होंने किताबें लिखी। अच्छा, अब ये जो एक दिन की कहानी है ये कई लिहाज से कई दफ़ा चंद लम्हों की कहानी है, ग़िज़ा के चंद लुक़्मों की तलाश की कहानी है, हरारत की चंद सातों की कहानी है। चूँकि जो ज़िंदगी इवान डेनिसोविच गुजार रहा है, जो वो बयान कर रहा है और ये 24 घंटे का ही बयान है, उसके अंदर इतनी दुश्वार गुजार और सऊबत की ये ज़िंदगी है और इतना शदीद यहाँ पे मौसम है, जलावतनी है, सुबह से शाम तक की बेगार है, यकसानियत है, मुहावज़ों का बुरा सलूक है कि ये ज़िंदगी कम और अजाब ज़्यादा है और उसमें ज़रा सी गलती की वजह से आपको सज़ा आपकी बढ़ भी सकती है और आपकी खुराक आपसे ली जा सकती है। और ज़िंदगी और मौत में जो फ़र्क है वो चंद लम्हों का ही है और ये उसी की दास्तान है, लिविंग ऑन दी एज। सारा वक्त किस तरह से ये बदसलूकी इंसान दूसरे से बदसलूकी करता है और किस तरह से उसका सामना किया जा रहा है। मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मुझे दांते का जो तसव्वुर जहन्नुम है द डिवाइन कॉमेडी में और जो पुरगुतारियों का उसका बरज़ख का कॉन्सेप्ट है और कई लोग वहाँ दिखाए गए हैं जो एक मखसूस सज़ा बार बार गुजारने पर और झेलने पर मजबूर हैं, बिल्कुल उसी का एहसास आपको ये नावल पढ़ते हुए भी होता है, जो बहुत टाइटली वोवन है और उसके अंदर हर लम्हे आप को ये एहसास होता है कि शायद इसका जो प्रोटैगनिस्ट है और जो कहानी बयान कर रहा है वो बेचारा किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए और आपको उसके साथ हमदर्दी पैदा होती है। अच्छा, अब इसकी दिलचस्प बात यह है कि हालांकि सोल्जनित्सिन ने एक लंबी और हौलनाक किस्म की कैद खुद अपनी ज़िंदगी में काटी, लेकिन इस नावल में तलखी नहीं है, इसमें गम गुस्सा नहीं है, बल्कि ये कैदी के पस मंज़र और कैदी के नुक्ता नज़र से कहानी है सर्वाइवल की, जहाँ ज़िंदगी की महराज अक्सर किसी आला अफसर की खुशनुदी या सूप का एक गर्म प्याला या फिर किसी मामूली सी गलती पर कड़ी सज़ा से बच जाना या फिर तंबाकू का एक कश या फिर सख्त सर्दी में 5 मिनट इजाफी गुजारने से किसी तरह से बचना जो है वो यहाँ की कहानी है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे मुनहसर है ज़िंदगी
और सारा दिन जो है वो इसी तरह की चीज़ों से बचते कटते, क्योंकि एक ख़ास किस्म की रूटीन है। आपको सुबह एक ख़ास किस्म की जगह पे ख़ास किस्म का खाना मिलता है, फिर आपको परेड करके लेके जाया जाता है एक जगह पे जहाँ से आपसे काम कराया जाता है सख्त सर्द मौसम में। और बेतहाशा मौक़े इसमें ऐसे हैं कि आपकी तलाशी में ज़्यादा वक्त लग जाए, या आपको सज़ा मिल जाए, या आपके जो ग्रुप के किसी शख्स को सज़ा मिल जाए, और उसकी वजह से आप ज़िंदगी और मौत का, जैसे मैंने कहा कि बीच में आप आपस में जो फासला है वो बहुत कम है, बहुत ही ऑन दी एज किस्म की एक ज़िंदगी है। अब इसमें मुझे फूको, जो फ्रांसीसी मशहूर फ़लसफ़ी और तारीख़दान हैं, उनका भी ख्याल आया, और उनका जो डिसिप्लिन बॉडीज़ का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से पावर इंसान के जिस्म के ऊपर असरअंदाज होती है, और एक एक उसकी जुम्बिश और एक एक उसकी हरकत को जैसे एक परेड में कंट्रोल किया जाता है, कुछ उसी किस्म का की कैफियत यहाँ भी है। और बहुत कम ऐसे लम्हे हैं जो कि इंसान के अपने हैं। एक गलती से आपको कैद तन्हाई की सज़ा हो सकती है, और उसमें एक इजाफी दिन हो सकता है आप उसको ना झेल सकें और ज़िंदगी की बाजी हार जाएं। खुराक की एक दिन महरूमी से हो सकता है आपका जिस्म इतना कमज़ोर हो जाए कि आप सरवाइव ना कर सकें। ये कैफियत इसके अंदर हमें हर वक्त नज़र आती है। साथ ही साथ हमें इंसान के आपस के जो बहुत सी डिफरेंसेस हैं, और इंसान को जो सलाहियत दी गई है उसके अंदर जो इनफरादियत है उसका भी एहसास होता है। कई ऐसे लोग हैं जो इस माहौल के अंदर फ्लरिश कर रहे हैं, इस माहौल के अंदर पूरी तरह से अफजाइश पा रहे हैं, चूँकि उनको आदत पड़ गई है या उन्होंने तरीक़ाकार सीख लिया है कि यहाँ पे बच के कैसे रहना है। और कई और हैं जो बहुत सहल पसंद ज़िंदगी या बहुत आराम की या बहुत प्रिविलेज ज़िंदगी गुजार के आए थे, और वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे जेम्स क्लेवेल का एक मशहूर नावल किंग रैट, उसका भी ख्याल आया, और फिर हेनरी शाफ्तेर का जो नावल है पेपियोन, उसका भी मुझे ख्याल आया, चूँकि उसके अंदर भी कुबत खाने या जेल जाने की कुछ इस तरह की कैफियत बयान होती है कि किस तरह से मुख्तलिफ लोग इस तरह के हौलनाक हालात का सामना करते हैं, कौन सर्वाइवर है और कौन नहीं है। छोटी छोटी इजारादारियाँ हैं जो लोग बना लेते हैं, गिरोहबंदियाँ हैं, वो हैं जो अपने साथियों पे जासूसी करते हैं, और जहाँ जिसको मौका मिलता है छोटे छोटे जाबिर पैदा हो जाते हैं। वहीं इस इंतहाई दुश्वार माहौल में आपको नेकी के और जेनरोसिटी, खलूस दिल और आला ज़रफ़ी के लम्हे भी मिलते हैं, चूँकि इंसान की नेचर कुछ ऐसी ही है, और जब दुश्वारी का वक्त आता है तो कई लोगों की असलियत सामने आती है। बहरहाल द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ऑफ द ह्यूमंस इज अ मेजर थीम इन दिस बुक। साथ ही द ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ डिस्पोटिज्म, और ये इंसानी तारीख इस चीज़ से भरी हुई है कि मामूली और अक्सर बेबुनियाद इल्ज़ामात पे किस तरह से, जैसे यहाँ लेबर कैंप्स में लोगों को भेजा गया, इंसानी तारीख में इस तरह का जबर कई दफ़ा हो चुका है। और ये जो आर्बिट्री और एड हॉक अंदाज में, मुतलकुल अनानी के अंदाज में दी गई और बढ़ाई गई सज़ाएँ हैं, उसका जो सारा माहौल है जो कि स्टालिन के गुलाग्स में नज़र आता है, वो इस किताब में बहुत मजबूती से और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से सामने आता है, और हमें उस हौलनाक जो एक अहद था उसका एहसास होता है। अच्छा, अब मैं जब ये किताब पढ़ चुका और मैं इस पर मज़ीद थोड़ी तहकीक कर रहा था, तो मेरी नज़र से मोहम्मद सलीम रहमान साहब का एक मजमून इसी किताब पे जो था वो मेरी नज़र से गुजरा। और सलीम रहमान साहब हमारे उन बुज़ुर्गों में से हैं जिनका अदब का मुतालिया इंतहाई वसी है, और उनकी जो निगाह है वो बहुत बारीक है। तो मुझे बहुत ये देख के तक़वियत हुई कि उनको भी शायद इसको देख के दांते की इन्फर्नो का जैसे एहसास हुआ। वो फरमाते हैं कि ज़मिस्तानी दोज़ख में लानत की मारी हुई रूहें, इस तरह से ये लोग नज़र आते हैं जो यहाँ पे मुक़य्यद हैं, एक ही काम बार बार करती रहती हैं और किसी चीज़ का कुछ हासिल नहीं है। एक कभी ख़त्म ना होने वाला बेमानी रिहर्सल आदमी की बनाई हुई दोज़ख से ज़्यादा डरावनी और आसाफ फरसा चीज़ इस दुनिया में और कोई नहीं है। और ये बात दुरुस्त है कि जो जहन्नुम इंसान ने इंसानों के लिए इस दुनिया में बनाए हैं, उससे ज़्यादा किसी जहन्नुम का तसव्वुर काफ़ी मुश्किल काम है। जो सफाकी, जो इंसानियत सोज मजालिम, जो बेकसी और मजलूमी आपको इस किताब में नज़र आती है। लेकिन कमाल आला अदब का ये है कि इसके बावजूद इसके किरदार दिलचस्प हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि जैसे सलीम साहब ने भी नोट किया कि इस किताब में मज़ाह भी है। इंसानी कमज़ोरी और हमाकतों से पैदा होने वाले मज़ाह, और एक तरह का गैलोज ह्यूमर आप समझ लिए। और अगर ये मज़ाह ना हो तो आखिर इंसान कैसे जी पाए? इंसान के ज़िंदा रहने के लिए कोई ना कोई जवाज़ तो होना चाहिए, और वो जवाज़ वो ढूंढ ही लेता है। अच्छा, अब जो असलूब है इस किताब का वो बड़ा सादा है, बहुत ही हकीकत पसंदाना है।
اور بہت زیادہ تفاصیل ہیں اس میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور چھوٹے چھوٹے احساسات کی، ایسی زندگیوں میں جو کہ بہت بے کیف ہیں، جو کہ بہت زیادہ یاسیت کا شکار ہیں، اور جو کہ بہت زیادہ یکسانیت کا بھی شکار ہیں۔ تھوڑا سا اگر میں آپ کو پڑھ کے اس سے سناؤں صفحہ نمبر 33 سے، اس سے آپ کو ماحول کا جو سردی ہے اس کی، اور یہ جو ایک طرح کے برفانی اور سنگلاخ اور اسٹیپ کے علاقوں کے اندر یہ لوگ ان قید خانوں میں رہتے ہیں، اس کا بھی احساس ہوتا ہے۔ Outside camp, the frost, with that nagging little wind blowing, nipped even Shufov's case-hardened features painfully. Realizing that it would be blowing in his face all the way to the power station, he decided to put his face cloth on. He and many of the others had a bit of rag with 2 long strings to tie on when they were marched into the wind. The Zeks found that it helped. Zek وہ لفظ ہے جو وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں۔ He buried his face in it up to his eyes, drew the strings round over the lobes of his ears and tied them behind his head. Then he covered the back of his neck with the back flap of his cap and turned up his overcoat collar. Next, he let down the front flap of the cap over his forehead. Seen from the front, he was nothing but eyes. He drew the rope and tight around his jacket. Everything was fine now, except that his mittens were not much good and his hands were stiff with cold already. He rubbed them together and clapped them, knowing that any minute now he would have to put them behind his back and keep them there the whole way. The escort commander recited the convicts' daily prayer, of which they were all heartily sick. Your attention, prisoners. Keep strictly to your column on the march. No spreading out, no running into the column in front, no moving from rank to rank. Keep your eyes straight ahead, keep your hands behind your backs, and nowhere else. One step to right or left will be considered an attempt to escape, and the guards will open fire without warning. Leader, quick march. The 2 foremost guards marched off along the road. The column in front wavered, shoulders began swaying, and the guards 20 paces to the right and left of the column, at intervals of 10 paces, moved along, weapons at the ready. The snow on the road was tight-packed and firm underfoot. None had fallen for a week. As they rounded the camp, the wind hit their faces slantwise, hands behind backs, heads lowered. The column moved off as if to a funeral. All you could see was the legs of the 2 or 3 men in front of you and the patch of trampled ground on which you were about to tread. From time to time, a guard would yell, "You, 40, hands behind you. B502, close up." Then the shouts became less frequent. Watchfulness wasn't easy in that cutting wind. The guards weren't allowed to tie rags around their faces. Mind, theirs wasn't much of a job either. When it was a bit warmer, they all talked on the march, however much they yelled at, but today they kept their heads down, every man trying to shelter behind the man in front, and thought their own thoughts. A convict's thoughts are no freer than he is. They come back to the same place, worry over the same thing continually. Will they poke around in my mattress and find my bread ration? Can I get off work if I report sick tonight? Will the captain be put in the hole or won't he? How did Cesar get his hands on his warm vest? Must have greased somebody's palm in the storeroom. What else? Because he had eaten only cold food and gone without his bread ration at breakfast, Shufov felt emptier than usual. To stop his belly mithering and begging for something to eat, he put the camp out of his mind and started thinking about the letter he was shortly going to write home. ایک بہت ہی دردناک ناول ہے جس کا اثر آپ پہ بہت دیر تک رہتا ہے۔ شکریہ۔